आज हम बात कर रहे हैं आज के एक प्रमुख मुद्दे पे जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जहाँ से अमेरिकी सेना 20 साल बाद निकल के अपने देश वापस जा रही है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय भी उठ रहा है कि जैसे-जैसे अमेरिकी सेना बाहर निकल रही है, वैसे-वैसे तालिबान एक अफ़गानिस्तान के बड़े इलाके पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं। अभी हाल में जो खबर आई है, जो आपको सल्मा डैम पे जो अटैक हुआ है, जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के दोस्ती का एक प्रतीक था, जहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट किया था इंडिया ने और ये इस तरह इसको माना जा रहा है कि ये एक तरह से एक सिम्बॉलिक अटैक भी हो सकता है, जिसको ये तालिबान ये दिखा रहा है कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान पे वो कब्ज़ा ही नहीं करना चाहता, वो आतंकवाद को जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलके जब पिछले में हो रहा था क्या वो इंडिया के लिए भी एक ऐसे ऐसे सुरक्षा का विषय बन सकता है? क्या उससे भारत को खतरा है? इसमें चाइना की क्या भूमिका रही है? क्योंकि वो एक अलग नया कोण सामने आया है, एक अलग एंगल फ़ॉर्म हो रहा है। तो क्या और साथ ही साथ ये जो जितनी जल्दी से ये सारी चीज़ें समीकरण बदल रहे हैं, इसमें भारत के लिए क्या है? क्या भारत के लिए एक एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है या फिर इसको शांति वार्ता के ज़रिए इसको निपटाया जा सकेगा? हालाँकि जैसे अभी हालात बन रहे हैं जबकि आपका तकरीबन जितने सारे कॉन्सुलेट थे, वो भारत ने वापस बुला लिए हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हालाँकि ये कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू कि ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी मेजर है, ये परमानेंट मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हम इसको इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं? और अभी जिस तरह से जयशंकर की जो विज़िट हुई है मॉस्को में, उसमें रशिया की क्या भूमिका है? तो बहुत सारे समीकरण हैं और इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार गुलरेज जी के साथ में। तो गुलरेज जी वेलकम एंड काफ़ी दिन बाद हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सारी विश्व की नज़रें लगी हुई हैं। सभी देख रहे हैं कि आखिर ये जो जो अफ़गानिस्तान की स्थिति है, वो किस तरह से क्या क्या रंग लेके आती है? आपको क्या लगता अ, है कि किस तरह से सभी हम इसको को देखें? मेरी ओर से जय हिंद। और आपके व्यूवर्स को मैं भी मिस कर रहा था बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग। काफ़ी ट्रैवलिंग हो रही है पार्टी के लिए, कामों के लिए, तो आई वाज़ मिसिंग यू गाइस एज़ वेल। अल्टीमेटली वी आर टुगेदर अगेन। और आपके नए पद के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो सुजाता, मैं थोड़ा-सा दूसरे जो डिफेंस विश्लेषक हैं और या जियोपॉलिटिकल विश्लेषक हैं, उनसे अलग मत रखता हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरा मत स्वीकार नहीं हो, तो मैं व्यूअर्स से भी कहूँगा कि आप हम इंटरैक्ट करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका व्यू क्या है। मेरे हिसाब से 2 परिस्थितियाँ अफ़गानिस्तान में निर्मित हो सकती है। एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने जिस तरह से एग्जिट किया है वो शर्मनाक एग्जिट है। और यदि ऐसा ही एग्जिट रशिया करता या कोई और देश करता तो वेस्टर्न प्रेस में खूब हंगामा होता, लेकिन अभी जो वेस्टर्न प्रेस है इसको हाईलाइट नहीं कर रही है। दैट इज पीआर वर्क ऑफ अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने अपना विश्वास खोया है और आगे से अपनी जमीन और अपने लड़ाके अमेरिका को कौन देगा जब अमेरिका इस तरह से अपने अलाइज को, चाहे वो अशरफ घनी हो यहाँ अफगानिस्तान में, जिसको हम नॉर्दर्न अलायंस की सरकार कह सकते हैं, हम अफगान सरकार का हो या नॉर्दर्न अलायंस की सरकार का हो, लेकिन मैं अब उसको अफगान सरकार इसलिए नहीं कहूंगा, नॉर्दर्न अलायंस की सरकार कहूंगा, क्योंकि जिस सरकार का इकबाल जो है केवल 15% टेरिटरी पर हो, उसको सरकार कहना अपने आप में थोड़ा वैसा लगता है। लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है तो एज अ नेशन तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इससे ही। लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार से उस सरकार को छोड़ा है, चाहे उसमें अशरफ गनी हो, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो आखिरी टर्म के जो लास्ट पार्ट था उसमें उन्होंने कुर्दों को छोड़ा था, जो कुर्द आईएस से अमेरिका का साथ दे के लड़े थे। और बाद में टर्की को खुश करने के लिए, अर्डोगन को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक बिना बताए ही उस पूरे कुर्दिस्तान, जो टर्किश कुर्दिस्तान बोलता है अपने आप को, जो जो सीरिया वाला एरिया है, तुर्की अपना कुर्दिस्तान कहता है, कुर्द उसमें अलग से फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं बेचारे, और दशकों से चलाए जा रहे हैं। उन लोगों की जो टेरिटरी के अंदर जो अमेरिकी फौज थी उसको विड्रॉ कर लिया था।
और उसके बाद टर्की ने उनके ऊपर खूब बम्बार्डमेंट किया था और पूरा का पूरा अपने हिसाब से पैकेज बना लिया था। और टर्की इसलिए बम्बार्डमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि यूएस ट्रूप बैठे थे। यूएस ट्रूप की प्रेजेंस में यदि बम्बार्डमेंट होता तो इट विल बी अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका। तो हुँ, टर्की हुँ। के हवाले छोड़ दिया गया कुर्दों को, तालिबान के हवाले छोड़ दिया गया नॉर्दर्न अलायंस को। यदि इसी प्रकार से अमेरिका अपने अलायंस को छोड़ देता है एक टफ वॉर में, तो जो गुलरेज, क्या एक्सपेंसिव आप भी हो। ये कह रहे हैं कि 20 साल जो ये एक पहले 20 साल पहले जो एक बड़ा भाषण दिया गया था, जो एक वादा किया गया था कि अफ़गानिस्तान की स्थिति बदल देंगे, अफ़गानिस्तान में शांति कायम कर देंगे। 20 साल बाद क्या हम वापस वहीं खड़े नहीं हैं? और क्या एक अमेरिका की एक बिगेस्ट फेलियर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं है ये? नहीं है ना। अब 2-3 प्रश्न तो इसमें जो है वो वास्तविक बनते हैं कि अमेरिका ने ये क्यों सोचा था कि वो अफगानिस्तान में वेस्टर्न टाइप की डेमोक्रेसी बना लेगा। अमेरिका ने ये कैसे सोचा था कि वो अपनी सरकार लंबे टाइम तक बिठा पाएगा। और हुँ, अमेरिका ने जब ये सब चीजें सोची थी तो फिर उसका एग्जीक्यूशन में जो भी रिसोर्सेज लग रहे थे, समय लग रहा था, वो उसमें एकदम से पीछे उठ के भाग क्यों गए। आप ये सोचिए, बगराम की एयरबेस को छोड़ना वो किस बेशर्मी से छोड़ा गया, जो बगराम नेटो ट्रूप्स के लिए एक तरह से उसकी वहां की स्ट्रीट्स का नाम था कैलिफोर्निया स्ट्रीट, और ये इस तरह से एक मिनी टाउन वेस्टर्न टाउन बना दिया था और एक प्राइड का सिंबल था वो जी। अमेरिका के का और नेटो फोर्सेस का। उसको एकाएक छोड़ा और जब अफगानिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे बगराम के, उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं, मीडिया में आया ये चीज तो, कि उनको बताया तक नहीं गया कि अमेरिका भाग रहा है वहां से छोड़कर। और फिर उसके बाद वहां बगराम एयरबेस पे लूटमार मची, वो सब कुछ हुआ। तो आप ये देखिए ना क्या हो रहा है। फिर आप ये दूसरी बात बताइए, खुद जो बाइडेन कहते हैं कि तालिबान केवल 70-75 हजार है, और मुझे अफगानिस्तान की सरकार पर यकीन है जिसके पास 3 लाख की फौज है, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छा इक्विपमेंट है और एयरफोर्स है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 70-75 हजार तालिबान जो है वो सबको ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 85% अभी उन्होंने रशिया के मॉस्को में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स कि अब तालिबान मॉस्को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका मतलब दिख रहा है आपको, वेयर थिंग्स आर मूविंग। और ये जो इनकी ट्रेन्ड जो सैन्य बल था, जिनके भरोसे ये छोड़ के जा रहे थे, खबर आ रही है कि उनमें से स्वेच्छा से लोग सरेंडर कर रहे हैं तालिबान को, देखो हाथ मिला के, गले मिल के। सुजाता है, ऐसा नहीं होता है कि हाथ मिला के गले मिलकर। थोड़ा सा आप ये समझो इस चीज को कि यदि उनको ये लग रहा है कि अमेरिकन तो छोड़ के चले गए, अब हमको रहना तो इन लोगों के साथ है, तो वो हुँ, क्यों उनसे लड़ेंगे। जस्ट थिंक विथ ह्यूमन माइंडसेट। जो हाथ मिला रहे हैं और स्वेच्छा से सरेंडर कर रहे हैं वो भी इंसान है। जब उनका सबसे बड़ा जो अलाय था वो छोड़ के रातम रात बिना बताए भाग गया इस तरह से, तो फिर वो क्यों अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। आप ये भी सोचिए उस दृष्टिकोण से। दूसरी दृष्टिकोण एक और भी, एक विश्लेषक की तरह लगाओ आप, कि अगर तालिबान सच में 70-75 हजार है तो उनके पास ये फोर्स कहां से आ रही है। और कैसे वो कब्ज़ा किए जा रहे हैं। हु इज एडिंग देम। हम बोल देंगे पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है? नहीं है। देन नहीं, बिल्कुल, अदर पावर्स कम इनटू पिक्चर, करेक्ट। जिसमें एंड हू आर रशिया भी दीज़ आएगा, पावर्स? जिसका डेफिनेटली एक हुँ, रशिया का भी एक उसमें है कि देखो बिल्कुल, मॉस्को, मॉस्को में जाके बिल्कुल, बार बार तालिबान, देखो तालिबान अगर मॉस्को में जाकर, सी, मॉस्को इज एन यूरोपियन कैपिटल करेक्ट, और करेक्ट, यूरोप के सबसे बड़े सिटीज में से एक है, कॉस्मोपॉलिटियन में। वहां जाके यदि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मीडिया के समक्ष, इसका मतलब ये है कि उसको एक रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल स्तर का मिल रहा है। इस बात से आप कभी इनकार नहीं कर सकते। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। रिकॉग्नाइजेशन कौन दिला रहा है? वो रशिया दिला रहा है अपनी जमीन पर से। अभी तक ये था जब अमेरिकन लेड जो पीस टॉक्स होती थी वो तो कोई दोहा कतर में हो रही थी, तो ठीक है हम मान लेते कि एक ऑफिस खुलवा दिया मिडिल ईस्ट के दोहा में उनका, और वहीं से वो सब कुछ कर रहे थे। अब लेकिन जब यूरोप, फ्रॉम द हार्ट ऑफ यूरोप अगर कर रहे हैं मॉस्को से वो, तो इसका मतलब ये है कि उनको बड़ा रिकॉग्नाइजेशन दूसरी तरफ से भी मिल रहा है। फिर एक चाइना का फैक्टर को मत भूलिए, क्या नाम है उसका, आई एम फॉरगेटिंग द इनिशियल, हिज सरनेम इज शाहीन।
ही इज स्पोक्सपर्सन ऑफ तालिबान, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन। उसने क्या कहा था शाहीन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि चाइना इज अवर वेरी गुड फ्रेंड। तो ओके। मतलब उनका आधिकारिक स्पोक्स पर्सन ये बात कर रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की देखिए, ये खबर मैंने स्नैपशॉट आपके व्यूअर्स के लिए रखा है, दिस इज फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये तालिबान का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। कैन वाओ! यू रीड इट? Yes, Afghanistan's Taliban now on China's border seek to reassure Beijing. Wow! ये एक नया डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए कि चाइना इज एडिंग तालिबान। ये जो तालिबान का मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये बिना चाइनीज हथियार के, बिना चाइनीज पैसे के और बिना चाइनीज सपोर्ट के नहीं हो सकता। और आप मान के चले कि आगामी कुछ महीनों में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका अंग बनेगा अफगानिस्तान, या फिर हो सकता है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सटेंशन अफगानिस्तान में हो जाए। और उस और वो इजीली क्यों होगा? क्योंकि वो होगा विथ पार्टनरशिप ऑफ चाइना एंड तालिबान। इसमें तालिबान जो होगा वो सुरक्षा देगा। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा भी सही ये बात कि हम इनवाइट करते हैं चाइना को कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करे और हम सुरक्षा देंगे। अब आप ये सोचिए एक सेकंड के लिए, अगर तालिबान किसी को सुरक्षा दे रहा है अफगानिस्तान में, तो उस पर अटैक कौन करेगा? तो ये चाइना की बहुत पुरानी पॉलिसी है, जिसमें वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, सक्सेसफुल रहा है कि फेल्ड स्टेट्स में वॉरलॉर्ड्स को इन्वेस्ट। पार्टनर बनाकर इन्वेस्ट करो, वहां के मिनरल्स और जो जितने भी जमीन के अंदर खजाने हैं उनको एक्सट्रैक्ट करो, उनको एक्सप्लॉइट करो और अपनी एक तरह से सत्ता बना लो वहां पर। तो तालिबान को साथ लेकर चाइना वहां पर अब माइनिंग भी करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, डू नॉट फॉरगेट, अमेरिका ने कई बार कोशिश की थी कि वहां पे जो मिनरल्स हैं वो बहुत कॉस्टली मिनरल्स हैं वहां पर, तो उसको एक्सट्रैक्ट करे। और वो इतना खजाना है कि माना जाता है $20 बिलियन से भी ऊपर का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है उससे। तो वो बहुत ज्यादा वहां पर माइनिंग की फैसिलिटीज है। अभी जो ईरान से लगी हुई जो बॉर्डर पर तालिबान ने कब्जा किया है, या फिर ये तुर्कमेनिस्तान से लगी हुई जो बॉर्डर पर कब्जा किया है, वो माना अफगान गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक एरियाज नहीं है। ये बात सही है, स्ट्रेटेजिक बहुत नहीं होंगे वो, लेकिन वो जो है मिनरल रिच एरियाज है, वहां पर चाइना इन्वेस्ट करेगा। तो अब जो अफगानिस्तान की पिक्चर बनती हुई दिख रही है ना, कि फुल डोमिनेशन ऑफ अफगानिस्तान ऑन बाय तालिबान एंड चाइना एंड रशिया, ये तीनों ही वहां पर राज करने वाले, ये मान के चलो। और चाहे जो बाइडेन ने कहा है कि काबुल बच सकती है और हमको विश्वास है अफगान ट्रूप पर, मार्क माय वर्ड्स सुजाता, दिस इज जस्ट द मैटर ऑफ वीक्स or maximum months की fall of Kabul will be there, and fall of Kabul will come not like कि उन्होंने अटैक किया fall हो गया, there will be a siege of Kabul, सीज करके करेंगे ताकि बहुत ज्यादा जो है वो इंजरी उनको भी नहीं हो और सिटी में भी नहीं हो, उसको सीज किया जाएगा। क्योंकि देखो, एक आपने देखा होगा कि हमेशा की युद्ध की एक नीति होती है कि सब तरफ से जीत लो, आखिरी में कैपिटल को कैप्चर करो। तो ये सब तरफ से तो 15, जब 85% क्षेत्रफल उन्होंने कवर कर लिया है, तो 15% बचा है, काबुल बची है, आखिरी में काबुल का सीज होके हो जाएगा। अब इससे दूसरी सिचुएशन एक बन सकती है। तो पहली सिचुएशन मैंने बताया आपको, जो दो सिचुएशन में थे, कि फुल डोमिनेशन ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान सपोर्टेड बाय चाइना। पाकिस्तान एक बहुत माइनर प्लेयर रहेगा इसमें, कोई बहुत बड़ा प्लेयर रहना नहीं है, क्योंकि चाइना एक ऑक्टोपस है, उसने जकड़ लिया है पाकिस्तान को। अब उसके ऑक्टोपस के जो हाथ थे वो अफगानिस्तान पे जा रहे हैं। प्लस रशिया, क्योंकि रशिया के इंटरेस्ट है, देखो ईरान और उसके आगे रशिया के, और ये तुर्कमेनिस्तान और जितने भी स्तान्स हैं, जिनको अमेरिकन कहते हैं स्तान्स, और जो हिस्ट्री एक्स भी रही है फॉर्मर, उनकी। नहीं, फॉर्मर सोवियत हिस्ट्री भी रिपब्लिक रही जो है है ना, वो रशिया की। नहीं, हिस्ट्री को छोड़ो आप, वो सीएसटीओ के अंग है। और सीएसटीओ जो है वो अपने आप में डिफेंस पैक्ट है, लाइक नेटो। तो रशिया करेक्ट। कभी नहीं चाहेगा करेक्ट। वहां कुछ करेक्ट। किसी प्रकार का भी डिस्टेबलाइजेशन हो। तो करेक्ट। रशिया जो कर रहा है ना, अपने सीएसटीओ पर स्टेटस को प्रिजर्व करने के लिए और अमेरिका को मात देने के लिए कर रहा है। तो ये पहला सिनेरियो। दूसरा तो सिनेरियो एक एक इवॉल्व हो सेकंड, सकता। गुलरेज, सॉरी टू इंटरप्ट। तो ये पहला सिनेरियो में अगर हम भारत, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम देखें कि
कहीं भी कुछ भी हो रहा है, पर वो हमारे देश को कैसे अफ़ेक्ट करेगा, क्या हमारे लिए क्या उसके परिणाम हो सकते हैं या क्या उसके परिणाम निकल सकते हैं हमारे जो आने वाले समय में। तो ये जो पहला सिचुएशन है जिसमें चाइना अ, आपको रशिया, थोड़ा-सा पाकिस्तान और तालिबान एज़ अ मेजर प्लेयर, तो ये 4 लोग हैं। इसमें से 3 तालिबान, पाकिस्तान और चाइना। ये तो तीनों तो ऑलरेडी उनका पोज़ीशन पता है भारत के लिए, वो तो अगेंस्ट ही हैं भारत के। तो ये पहला सिचुएशन जो है अब हमें नहीं पता कि रशिया कितना ज़्यादा इस पैक्ट में इन्फ्लुएंशियल रहेगा और कितना करेगा, वो आप जयशंकर के मीटिंग के बाद जो चीज़ें होंगी, वो पता निकल के आएँगी। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन तो ये इंडिया के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। नहीं, और जो इतनी अदर दो सिचुएशन नहीं इन्वेस्टमेंट होंगी जो करी अनुकूल, थी। वो बताऊँगा आपको 2 सेकंड सिचुएशन के हाँ, बारे में भी। लेकिन इंडिया देखो एक बात याद रखो कि रशिया का कितना शेयर रहेगा यह एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर है क्योंकि रशिया टुडे इज़ अ जूनियर पार्टनर ऑफ एग्ज़ चाइना। ये एक हाँ, फैक्ट है। हाँ, लेकिन क्योंकि रशिया खुद ही लेकिन डिपेंडेंट है चाइना हाँ, पे लोन्स के रशिया वजह से। खुद देखो इसमें क्या है कि ये डिपेंड करेगा कि ये जो सीएसपीओ रिपब्लिक्स हैं हुँ, इधर रशिया का डोमिनेंस है और रशिया का से इसलिए अफगानिस्तान में रहेगा क्योंकि इन रिपब्लिक्स की जरूरत है ट्रेड और कॉमर्स के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना को और वहां वो रिपब्लिक जो है इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर क्योंकि उनकी ज्यादातर जो वर्कफोर्स काम करती है वो रशिया में काम करती है और घर पर रिमिटेंसेस भेजती है प्लस उनकी ज्यादातर जो एयरफील्ड है जो उनकी बेसिस हैं वो ऑलरेडी रशिया के पास हैं प्लस जो हुँ, उनका वहां पर समझौता है सीएसपीओ पैक्ट है हुँ, जो जिसके एक्टिवेट होने पर एक पर हमला मतलब रशिया समेत सब पर हमला माना जाता है तो वो इट्स लाइक अ नेटो ट्रीटी जो उनको बहुत छोटी फौज मेंटेन करते हुए भी रशिया इतनी बड़ी सुरक्षा दे देती है तो चाइना की मजबूरी रहेगी यहाँ पर कि रशिया का शेयर रखे और रशिया का हुँ, शेयर रखना होगा और ये भारत के लिए एक अच्छा पक्ष है इसी को यूज करने के लिए जयशंकर जी की जो मॉस्को की विजिट हुई देखो एक बात है मेरे बहुत से जो एनालिस्ट मित्र हैं वो मेरे बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखते वो बोलते हैं कि भारत सरकार जो पॉलिसी रखती है बैलेंसिंग एक्ट की वह गलत है हमको पूरी तरह से एक कैंप में होना चाहिए अमेरिकन कैंप में होना चाहिए मैं बार बार कहता हूँ अमेरिकन कैंप इज ऑल्सो नॉट रिलायबल तो भारत करेक्ट, को करेक्ट। और देखो आप ये सोचो ना कि जहां अमेरिका की सीमा नहीं लगी है वहां से भाग जाता है वो हमेशा जहां उस और वो हमेशा दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने यूरोप के कंधे पर रख के बंदूक चलाई एक भी कैजुअलिटी उसके होम पे नहीं हुई अभी भी जो अफगानिस्तान में हुई वो अफगानिस्तान में ही सब कुछ हुआ मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है तो चीन से हमारी 4000 किलोमीटर की बॉर्डर लगी हुई है तो अमेरिका हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा और भारत अपना कंधा किसी को नहीं देता है इसलिए भारत हमेशा बैलेंसिंग एक्ट करता है वो रशिया को भी साथ रखता है भारत हमेशा अमेरिका को भी साथ रखता है इसीलिए भारत किसी प्रकार के भी डिफेंस पैक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी एंटर नहीं होता है हम क्वाड को भी चलाते हैं लेकिन हम उसमें अपने इत्तेफाक नहीं दिखाते कि हम उसमें डिफेंस पैक्ट कर दें कि एक पे हमला मतलब सब पे हमला इसका मतलब ये हुआ कि फिर अमेरिका जहां जहां भी वॉर करेगा हमको ट्रूप भेजना पड़ेंगे उनको भी जाना पड़े। वो हुँ, चीज हिंदुस्तान कभी नहीं करता तो मैं मानता हूँ कि भारत की ये रणनीति बहुत अच्छी है उसमें क्या होता है कि हम हमारा अफगानिस्तान में हित कहाँ तक है आप समझिए इस चीज को हम अफगानिस्तान में इतना ही मेजरली ये चाहते हैं ट्रेड रूट वगैरह फॉरगेट इट वो तो इतने साल से ये भी नहीं चल रही है कि हम उसका यूज करके सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट निकाल दें हमारा मेन हित यह है कि हमारे कश्मीर को तालिबान या तालिबान के सपोर्ट से कोई आतंकवादी गुट उसको इरिटेट नहीं करे उसको ब्लीड नहीं करे हमारा हित वहीं तक है ये हित जो है रशिया सॉल्व कर सकता है वहां पर वो चाइना पर प्रेशर बना सकता है और उसके लिए रशिया को जो हमको करना है वी हैव टू बाय देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन विच वी ऑलरेडी डू रशिया के लिए एक ही सबसे बड़ा जो जिसको कह सकते हैं ना कि क्या कहते हैं कि कौन सी चीज उसको सबसे ज्यादा आगे लाती है कुछ करवाने के लिए तो वो तो एक ही चीज है उसके लिए कि उसका आर्म्स खरीदो जो हम ऑलरेडी खरीदते हैं इसलिए आप देखिए कि S-400 पर पेंटागन इतना कुछ कहता है उसके उपरांत भी भारत कभी भी मना नहीं करता कि वी आर नॉट बाइंग S-400 वी आर बाइंग S-400 क्योंकि हमको रशिया को साथ रखना है जो चाहे डिफेंस एक्सपर्ट कुछ भी कहते रहे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं गलत कर रहे हो आप
लेकिन वी आर डूइंग अ राइट थिंग। और मुझे ये भी लगता है कि इससे हमको ऐसा खास नुकसान नहीं होना, क्योंकि वही बात, ये हमारा कश्मीर का हित जो है, अगर कश्मीर को ब्लीड करने के लिए तालिबान पहले की तरह कुछ करता है तो फिर वो चीज चाइना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर शिंजियांग भी लगा हुआ है, जो उनका बखान कॉरिडोर निकलता है अफगानिस्तान और चाइना के बीच में, वो शिंजियांग जाता है। तो जो नीति फिर कश्मीर के लिए होगी, वही नीति कुछ ना कुछ करके फिर शिंजियांग के लिए आएगी। तो चाइना भी ये नहीं चाहेगा। तो भारत के लिए इतनी कोई खराब स्थिति नहीं है वहां पर। एंड टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, रशिया इज ऑलरेडी देयर। ओके। तो हाँ, आई वाज कमिंग टू सेकंड सिनेरियो, वो जो हम छूट गए थे। एक सिनेरियो हुआ कि तालिबान का, चाइना का और रशिया का पूरा के पूरा कंट्रोल हो जाएगा, जो मुझे दिख रहा होते हुए। दूसरा एक सिनेरियो बन सकता है ना, वो बन सकता है अ कंडीशन, अ सिचुएशन लाइक दैट ऑफ लीबिया और सीरिया, जिसमें अमेरिका जो है वह ड्रोन हमले करे। हालांकि वो चाहेगा कि बॉम्बर हमले भी करे जेट्स के थ्रू, लेकिन उसके लिए उसको फिर बेसिस चाहिएगी। और बेसिस ही स्पांस कंट्री जितनी भी हैं, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, वो चाइना और स्पेशली रशिया उनको नहीं देने देगा अमेरिका को। तो ये हो सकता है कि ड्रोन हमला ओमान से हो जाए, ड्रोन यूज करके। कतर से ड्रोन जा सकता है ओमान, वहां से हमला हो सकता है। तो ड्रोन वॉरफेयर हो सकती है कि इंटेलिजेंट ड्रोन वॉरफेयर हो, कि कहां पर तालिबान को मारना है और वहां पर इंटेलिजेंटली अमेरिका स्ट्राइक करे। लेकिन इसमें एक रिस्क जो मुझे लगती है कि इससे चाइना का फायदा हो सकता है। वो क्यों हो सकता है कि चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या? उसके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, लेकिन दे आर नॉट ग्राउंड टेस्टेड। तो जब ड्रोन हमले होंगे और चाइना और तालिबान एक पेट में से दो मुंह निकलेंगे, और जब वो दिखाएंगे कि हम लोग साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो चाइना में गिव देम वेपन। जैसे पिछले जो अफगान सोवियत वॉर हुई थी, उसमें हमें सीआईए ने वेपन दिया था अफगान लड़ाकों को। इस प्रकार से चाइना तालिबान को। तालिबान को दे सकता है, और उससे उसको यूज कर सकता है द टेस्टिंग ग्राउंड फॉर चाइनीज इक्विपमेंट। दैट इज नॉट गुड। क्यों नहीं अच्छा है वो? क्योंकि चाइना के पास अभी सबसे बड़ी कमजोरी है कि देयर इक्विपमेंट आर नॉट टेस्टेड, और इसीलिए उसकी डिमांड भी कम होती है। तो अगर टेस्टेड जो इक्विपमेंट लेगा, देखो गल्फ वॉर के बाद अमेरिका का इक्विपमेंट खूब बिका, क्योंकि वो गल्फ वॉर एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था उसके इक्विपमेंट का, कि कितने प्रिसाइज इक्विपमेंट है, कितने कारगर है। उसके बाद खूब सेल हुई। तो चाइनीज इक्विपमेंट जो अगर टेस्ट होता है तो अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा सिनेरियो अमेरिका हो सकता है करे कि उसको सीरिया या लीबिया की तरह पर इससे इंटेलिजेंट वॉर अमेरिका चले। को क्या फायदा होगा गुलरेज? क्योंकि 20 साल रहने के बावजूद, जब जो अगर वो शांति या फिर जिस चीज की तलाश में वो आया था, वो अगर नहीं मिली उसे और वो वापस जा रहा है, तो वापस वो बम्बार्डिंग करके फिर उसको, isn't it going back to that 20 years back where it stood? इट इज, लेकिन क्या होता है कि एक होता है बिग पावर सिंड्रोम, और बिग पर पावर जो अगर होता बिग है ना। पावर सिंड्रोम है, तो अभी तो अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ हुई हैं, हो प्रोसेस में है, तो लास्ट लेग है जो उनका। तो अभी तो यही एक तरह से तो यही बिग पावर सिंड्रोम होना चाहिए कि आपके रहते ये आपके मुंह पे एक तमाचा है कि आपने जिस आर्मी को ट्रेन किया ना वो आर्मी कुछ कर पाई, आपने जिस सरकार को लेके आए ना वो सरकार कुछ कर पाई, जिस तालिबान के खिलाफ आपने अपने जो जवान खोए, इतनी सारे बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया वहां पे, और उसके बाद वो एक बड़ा मुद्दा भी बना अमेरिकन चुनाव में, और उसके बाद भी। पर आज जब वापस गए हो, तो आप 20 साल में आपने जहां से शुरुआत की थी आप वहीं आगे खड़े हो गए हो। तो इजंट इट ऑलरेडी थिंग कि मतलब अमेरिका ने पूरी तरह से ये बिल्कुल उसकी हार हुई है, और कुछ भी जो जो उन लोगों ने जो सोच के एक तरह से लोगों ने सोचा था शायद अफगानिस्तान में एक जनतांत्रिक सरकार बन जाएगी, एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी, लोग नॉर्मल होगा तरीका, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। देखो, बिग पावर सिंड्रोम जो होता है ना, वो बिग पावर को समझने का मौका नहीं देता कि क्या चल रहा है। वो अपने उस सिंड्रोम में ग्रस्त रहता है। और दूसरा होता है कि बिग पावर हैंगओवर।
आज अमेरिका का हैंगओवर ज्यादा है। क्यों हैंगओवर है? क्योंकि ये सोचते हैं आज भी कि दैट इज अ 90s एंड 2000 सिचुएशन जहाँ यूनिपोलर वर्ल्ड था। नाउ द वर्ल्ड इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसमें अमेरिका चाह कर भी यूनिपोलर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो वो एक हैंगओवर है, और हैंगओवर में बहुत सारी गलतियां होती है। हिटलर ने जो बहुत बड़ी गलती की थी रशिया पे अटैक करना। अगर ऑपरेशन बारबरोसा नहीं करता तो आज दुनिया का नक्शा अलग होता। तो ये करेक्ट। गलतियां तो होती हैं, और बिग पावर्स ही ये गलतियां करते हैं, उसी से तो इतिहास बनता है और बदलता है। तो मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि जो बाइडन कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ड्रोन वॉर चलती रहे। कोशिश तो वो ये भी करेंगे कि एयर वॉर चलती रहे बाय एयरफोर्स जेट्स, बिग बॉम्बर्स, कि वो प्रिसाइज अटैक करते रहे बॉम्बर्स के थ्रू। लेकिन इससे चाइना को एक टेस्टिंग ग्राउंड मिलेगा अपने इक्विपमेंट का, और हम्म। जो कोल्ड वॉर में चाइना को बढ़त देगा। इसलिए अमेरिका को बचना चाहिए। देखो, अमेरिका को इन सब चीजों को खत्म करना हो ना, अगर ये सिनेरियोस को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए अच्छा चाहता हो, अपने अलाइज के लिए स्पेशली, तो उसको बहुत सारी चीजों पर पॉलिसी रीथिंक करनी होगी। उसको अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ाने होंगे इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में बढ़ाने के लिए उसको सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट का जो उसका थिएटर है उससे निकलना होगा, जहां वो स्ट्रक हो चुका है। आप ये देखिए कि रोज इराक में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक होता है और वो उसको रिप्लाई करता है। ईरान के साथ जिस प्रकार से उनकी ल्यूक वॉर्म से भी थोड़ी सी ज्यादा वार्म वॉर चल रही है, तो ईरान और अफगानिस्तान आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। आपने ये देखो कि हम्म। ये मिडिल ईस्ट का जो जी। जो उन्होंने प्ले बुक स्टार्ट की थी, इस प्ले बुक की वजह से ईरान जैसा बड़ा कंट्री पूरा के पूरा सैंक्शंस के कारण चाइना की गोद में आकर बैठ चाइना गया। की तरफ चला और गया। अभी ये लग रहा है, अब जो नए राष्ट्रपति इब्राहिम आए हैं, उन्होंने तो जो बाइडेन से मिलने तक के इनकार कर दिया है कि वो मिलना भी नहीं चाहते। मतलब आप ये सोचिए कि देखो, कोई हार्ड लाइनर हो कुछ भी हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के ही जब सत्ता की कुर्सी पे बैठता है तो जवाब देता है, स्टेटमेंट देता है। इसका मतलब चाइना से कोई बहुत बड़ी डील हुई है ऑलरेडी। $400 बिलियन की डील तो हवा में खूब चीजें चल ही रही हैं। वो $400 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस प्लस डिफेंस एंड इंटेलिजेंस पे खर्च होगा। तो $400 बिलियन, इट्स अ hefty अमाउंट। अगर इतना पैसा वहां पर चाइना लगाने को तैयार है इन 25 years टाइम, तो एक तरह से वो ईरान को अपना पूरा क्लाइंट स्टेट बना रहा है। एंड थैंक्स टू अमेरिकन सैंक्शंस, थैंक्स टू काटसा सैंक्शंस, थैंक्स टू या। मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक, कि वो इतना बड़ा ईरान जो है, एंड माइंड माय वर्ड्स, ईरान डजंट कम अलोन, इट कम्स विद हाफ अ विद होल डजन लॉट ऑफ ऑफ कंट्री। कंट्रीज। या। और अब मैं तुम थोड़े व्यूवर्स को बोलूंगा, अपने दिमाग में मैप बनाओ कि अमेरिका की क्या बेवकूफी हुई है ईरान को लेकर, उसने कैसा पूरा नक्शा चेंज किया है। उसको अभी भी बदल सकता है, लेकिन बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखो, यू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पहले से एक चाइना का क्लाइंट स्टेट था। आप पाकिस्तान से ऊपर जाओ, अफगानिस्तान विद तालिबान, नाउ अफगानिस्तान इज बिकमिंग अ क्लाइंट स्टेट, इज डेफिनेटली गोइंग टू, तालिबान विल बी क्लाइंट ऑफ चाइना, चाइना। दैट इज या। अफगानिस्तान विल बी अ क्लाइंट ऑफ चाइना। अफगानिस्तान एक क्लाइंट स्टेट बन गया। उसके ऊपर जाओ आप, ईरान। ईरान $400 बिलियन लगाकर, अमेरिका सैंक्शन इतना क्रिपलिंग है कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो एक क्लाइंट स्टेट बन गया। नाउ comes the main thing. Iran doesn't come alone. It comes with Iraq, it comes with Syria, it comes with Lebanon, it comes with Yemen, जो इतना बड़ा भूभाग है। अब ईरान एक क्लाइंट स्टेट हो गया, ऊपर लगा है सीरिया। सीरिया में डोमिनेशन किसका है? सीरिया में, सीरिया इज द क्लाइंट स्टेट ऑफ रशिया। नाउ लुक एट रशिया एंड चाइना केमिस्ट्री। रशिया चाइना केमिस्ट्री क्यों? वही अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। वही अमेरिकन जी। सैंक्शंस थी। गो टू इराक। इराक ने क्या बोला है? इराक ने ये बोला है कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है, बिल पास किया है, रेजोल्यूशन बिल पास किया है कि ऑल फॉरेन ट्रूप्स मस्ट मूव ऑन, कंट्री से बाहर निकले। अमेरिका अभी भी बैठा है, इसलिए वहां पर भी हालात खराब चल रहे हैं। तो एक क्लाइंट स्टेट आगे ना पीछे इराक बनेगा चाइना का, जैसे ही ये ट्रूप्स निकलेंगे। आया फिर इराक। फिर आप देखो, इसराइल के आसपास जितने भी हैं, देखो चाइना ने इसराइल के खिलाफ बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया है अभी।
और कंटिन्यू लेता जा रहा है, क्योंकि वो उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है। जो दो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, एक तो शिनजियांग का जो मामला है उसमें चाइना की बहुत बेइज्जती हुई है, उससे उसको उभार कर दिखाना अपने आप को, नंबर एक। और नंबर दो, ईरान एंड अलाइज को अपने साथ करना, क्योंकि इसराइल एंड अलाइज, देखो आप इसराइल को अकेला मत देखो, इसराइल कम्स विथ हम्म। आज की तारीख में यूएई, सऊदी अरब, चाहे छुपा हुआ हो बोलता नहीं है, सऊदी अरब, देन बहरेन, ये कंट्रीज तो उसके साथ आती हैं। तो ये एनी वे क्लाइंट स्टेट, लेट इट बी सऊदी अरब, लेट इट बी इसराइल, लेट इट बी बहरेन, लेट इट बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, दे आर ऑल क्लाइंट स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट इट बी कतर, कतर भी क्लाइंट स्टेट है। तो ये क्लाइंट स्टेट एक तरफ है, दूसरी तरफ क्लाइंट स्टेट है ईरान वाले बेल्ट के जो एंटी इसराइल है। तो एंटी इसराइल हर लॉबी को आज की तारीख में सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो ये कितना बड़ा बेल्ट चाइना के हाथ में आपने सर्व कर दिया, प्लेट में सर्व कर दिया, क्या करके? केवल ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाकर, उनका सैंक्शंस। हुक्का पानी बंद करके। तो अमेरिका अभी भी ठीक कर सकता है अगर ये सैंक्शन को खत्म कर दे, जेसीपोआ में एंटर हो जाए, रशिया के खिलाफ सैंक्शन खत्म कर दे, तो रशिया विल बी फर्स्ट कंट्री टू मूव आउट ऑफ चाइनीज ग्रिप। क्यों? क्योंकि देखो रशिया को सबसे पहले कुछ लगता इंपॉर्टेंट है तो उसका बैकयार्ड है। बैकयार्ड क्या है उसका? सेंट्रल एशिया के स्थान जितने भी हैं, और चाइना भी वहां पर, जो उसका शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरह से साथ भी है और एक तरह से टकराता भी है, सीएसटीओ से कॉम्पीट भी करता है। तो चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है सेंट्रल एशिया में, रशिया उसको बरकरार रखना चाहता है। तो रशिया की और जो चाइना की पार्टनरशिप है ना, ये नेचुरल नहीं अननेचुरल है, लेकिन चल रहा है इसलिए चाइना के पास परिस्थिति पैसा है और परिस्थिति रशिया के। को पनिश कर रहा है अमेरिका। तो रशिया को से ऊपर से सैंक्शन हटा दो, रशिया 6 महीने में चाइना को छोड़ देगा, देखिए हम्म। अमेरिका की बैड पॉलिसी पर है। इसमें गुलरेज, सब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिया के लिए एक चीज तो है कि तालिबान और कश्मीर का जो ये एंगल है कि क्या तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। अभी जबकि वापस से थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ चल रही है, जब हम वहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ है, जब वहाँ पे पॉलिटिकल वापस से सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं हम 370 हटने के बाद। तो क्या आपको लगता है कि वो एक मेजर कारण हो सकता है कि या इसके अलावा भी कोई दूसरा खतरा भारत देखता है बजाय इस कश्मीर के? नहीं, वो उस चीज को लेकर निश्चिंत रहो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशिया कैन बी अ गुड गारंटी कीपर ऑन दैट इशू, और हुँ, चाइना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो चीज कश्मीर के लिए होगी वो कल से शिनजियांग के लिए भी हो सकती है। एंड डू नॉट फॉरगेट, चाइना की पूरी पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर बखान कॉरिडोर से शुरू होती है, और बखान हुँ। कॉरिडोर उसकी रीढ़ की हड्डी है। और वही बखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान को चाइना से वाया शिनजियांग कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर टेररिस्ट आता है तो फिर वो उधर भी जा सकता है, तो चाइना भी पीछे नहीं तो हटेगा। ये जो सलमा डैम पे जो अटैक हुआ है जो कि इंडिया ने बनाया था अफगानिस्तान में, और ये जो इतना $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया ने वहां पे, तो इसको लेके जो बातें हो रही हैं तो वो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये एक स्टेटमेंट हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ तालिबान का। तो आपको लगता है कि इसके लिए कोई चिंता के विषय नहीं है, ये बस उनका नेचुरल एक्वायर करने का एक तरीका था? नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, सलमा डैम जो है। देखो सुजाता, आईएसआई का रोल खत्म तो नहीं होगा, हुँ, वो वहां पे करेगा, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। एक अफगानिस्तान में कुछ करना एक अलग चीज है, और एक दूसरा होता है कश्मीर में करना, जो डायरेक्टली हमको हुँ, इफेक्ट करता है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के ऊपर कुछ होना है। और कश्मीर के विषय में यदि बात करो ना, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। मुस्लिम वर्ल्ड ने भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं अगर रेटरिक होता हो तो बात छोड़ो उस चीज को। कश्मीर इज अ डन स्टोरी, फुल स्टॉप। आप चलिए, उस तो चीज को ये एक कश्मीर से अच्छी मत बात। मिलाएं, कश्मीर से मत मिलाएं, क्योंकि कश्मीर में यदि कुछ होता है तो फिर शिनजियांग भी नहीं बचेगा। और मार्क माय वर्ड्स, शिनजियांग को कभी नहीं करने देगा चाइना। चाइना की जो डॉक्ट्रिन है ना उनकी पीएलए की, वो शायद 4 या 5 जगह बताते हैं जिसके लिए चाइना वॉर कर सकता है, कभी भी वॉर पे चल सकता है। एक है तिब्बत, दूसरा है शिनजियांग, तीसरा है साउथ चाइना सी, और चौथा है ताइवान।
तो हुँ, शिनजियांग के लिए वो बहुत ज्यादा जो है ना वो विचलित रहता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि शिनजियांग के ऊपर कहीं भी आ जाए। हुँ। तो इस अगर हम इसको एक नटसेल में अगर कंक्लूड करना चाहें कि हम ये जो स्थिति बन रही है अफ़गानिस्तान में, इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्या हमको ये सोचना चाहिए कि चलो अभी जयशंकर मॉस्को गए हैं, वहाँ पे वो रशियन प्रतिनिधि से मिलेंगे और हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि जो कश्मीर में हो सकता है, वो शिनज़ियांग में हो सकता है और वो चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, तो वहाँ पे आतंकवाद का जो एंगल जिसको एक एक ब एक बताया जा रहा है कि वो एक एंगल है जिसको भारत के लिए परेशानियों का कारण हो सकता है। तो उसको आप बोल रहे हैं कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है और हमको उतना ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना हमको, क्योंकि रशिया इज़ ऑल्सो देयर और प्लस उसको छेड़ना मतलब चाइनीज़ इंटरेस्ट को भी छेड़ना है, उनके यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाएँगी शिनजियांग में, तो पर चाइना खुद भी तालिबान का सॉरी सर सर प्लीज़ गो अहेड। चाइना खुद नहीं चाहेगा कि ऐसी कुछ स्थिति बने जो उसके लिए भारी पड़ जाए। और हुँ, तालिबान जो है ना थोड़ा-सा ऑप्टिक्स में अलग है पिछले तालिबान हुँ। से, मैं क्योंकि ये यही पूछना चाहती थी इंटरनेशनलाइज़ हो आपसे। चुका है। हुँ, अब ये हुँ, पॉलिटिकलाइज़ भी हो चुका है, ये इंटरनेशनलाइज़ भी हो चुका है। अब ये पैसे भी कमाएगा, ये कहीं न कहीं देखो चाइना और तालिबान के बीच में क्या आंतरिक संबंध हैं और किस प्रकार से क्लोजनेस क्यों है। देखो चाइना नीड्स तालिबान, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान से सभी BRI पास हो। चाइना नीड्स तालिबान बिकॉज़ वो चाहता है कि वहाँ पर उसके जो एसेट्स जो बनाएगा, चाहे वो माइनिंग के लिए बनाता हो या फिर वो बनाता हो अपने BRI के कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पर उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो वो सुरक्षा कौन देगा? वहाँ पर वो सुरक्षा प्रदान करने का काम तालिबान करेगा उसको। तालिबान नीड्स चाइना बिकॉज़ दे वांट मनी, because they Taliban needs China because they want investment and technology. Taliban needs China because they want arms and ammunition. हुँ, Taliban हुँ, needs China because they want recognition. प्लस यूएन के अंदर एक तरह से उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। तो दोनों के बीच में हुँ, सिम्बायोटिक संबंध हैं जो चलेंगे, और ये ऐसे संबंध जो अफ्रीका के बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स ड्रिवन कंट्रीज हैं वहां पे भी चाइना चलाता है और बहुत खूबसूरती से चलाता है, चलाएगा। और ये जो तालिबान दिखता है ना, मुझे ऑप्टिक्स से थोड़ा पॉलिटिकलाइज दिख रहा है, क्योंकि ये दोहा कतर में इतने साल रहा, ये रशिया में रहा, ये तुर्की में रहा, तो ये पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत सीख गया है, तो ये अपने आप को हिट नहीं करवाएगा इंटरनेशनली कश्मीर में कुछ करके। इसलिए भी मुझे लग हुँ। रहा है कि कश्मीर में कुछ नहीं होगा। और भारत की जो बैलेंसिंग डिप्लोमेसी है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं मुझसे मुझ पे आपत्ति लेते हैं कि तुम इस जो भारत की नीति है उसको वो बोलते हैं कि तुम्हारी पंगु नीति है शुरू से लेकर भारत की आज तक, कि हम एक का साथ नहीं देते, हमको नहीं नॉन देना है एक अलाइनमेंट का साथ। नहीं नहीं, नॉन अलाइनमेंट, देखो अलाइन तो हर कोई कहीं ना कहीं होता है। हम आज की तारीख में नेचुरली अमेरिका के साथ अलाइंड है, क्योंकि चाइना का दुश्मन अमेरिका है, इसलिए वो हमारा दोस्त है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको कुछ बहुत मीठा है, कोई बहुत प्यार है अमेरिकन से। दिस कंट्री हैज द मैक्सिमम एंटी अमेरिकनिज्म इन ब्लड, कम से कम एक प्रीवियस जनरेशन में। लेकिन आज हमको बहुत मीठे लग रहे हैं। वो क्यों मीठे लग रहे हैं? क्योंकि वो चाइना का दुश्मन है और हम चाइना के दुश्मन है, तो हमारे हित मिल रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी इंटरनेशनल पॉलिसी में होता है अपने अपने राष्ट्र हित के हिसाब से होता है। और अमेरिकन को भी भारत से कोई ऐसा लगाव नहीं। क्या उनको हमारे कल्चर से प्यार है? क्या हमारे संगीत से प्यार है? क्या हमारे नहीं, नहीं, नहीं क्विज़ से ऐसे प्यार है? नहीं, किसी से हाँ, प्यार नहीं है। विदेश तो नीति सुनो, लेट ऐसी मी होती ही कंप्लीट। नहीं है। नहीं, लेट मी कंप्लीट। अमेरिका को प्यार किससे होता है? मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, बहुत बुरा बोलता हूँ, जो डिप्लोमेटिकली हो सकता है कि लोगों को इतना अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन अमेरिका को प्यार होता है व्हाइट, इंग्लिश स्पीकिंग, एंग्लो सेक्शन और क्रिश्चियन से। ऑल फोर बॉक्सेस अगर टिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियन से है या व्हाइट से, नहीं। वो फ्रेंच क्रिश्चियन से उसको कोई प्यार ऐसा नहीं होगा, जर्मन से नहीं होगा। व्हाइट, इंग्लिश स्पीकिंग, एंग्लो सेक्शन और क्रिश्चियन, यदि ये चारों बॉक्स टिक होते हैं तो अमेरिका को उससे प्यार होता है। हम चारों में नहीं आते। करेक्ट, तो हमको करेक्ट। बैलेंसिंग एक्ट करना है, हमको अमेरिका से भी फायदा लेना है, हमको रशिया से भी लेना है, और हमको ज चाइना से भी संवाद रखना है और लड़ना भी है।
क्योंकि अंत तो गत हुआ, सुजाता, मार्क माय वर्ड, आज नहीं 10 साल 15 साल 20 साल बाद जंग होनी है, महाजंग होनी है, और वो चाइना और हिंदुस्तान के बीच में होनी है। बाकी सब तो कंधे देंगे और कुछ नहीं करेंगे कि कोई कोई अपना कंधा देगा बंदूक चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए चाइना को, कोई हिंदुस्तान को, लेकिन ट्रूप तो लड़ेंगे दोनों के लिए, भारत और चीन के। तो हमको जो बड़ी वॉर है उसके लिए प्रिपेयर करना है। वी हैव टू बाय अवर टाइम, वी हैव टू मेक स्ट्रेंथन अवर आर्मी, वी हैव टू इंक्रीज अवर कैपेसिटीज इन डिफरेंट थिएटर्स ऑफ कमांड, जो हमारे सीडीएस कहते हैं ना, ताकि टू फ्रंट वॉर, और मैं बोलता हूँ कि 2.5 फ्रंट वॉर भी होती है तो हम मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स इजीली कर सकें अपना। प्लस वी हैव टू इंक्रीज अवर कैपेसिटी इन साइबर डोमेन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन। और और साथ ही साथ वी हैव टू बी यूनाइटेड फ्रॉम विद इन, क्योंकि और कुछ भी कर ले। बिल्कुल वी हैव टू बी यूनाइटेड। प्लस हिंदुस्तानियों को 18 घंटे काम करना पड़ेगा 10 साल तक के। नहीं, मुझे बिल्कुल। बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ अपने युवकों को सिगरेट की दुकान पे खड़े होकर बात कर रहे हैं 1 घंटे तक। चाय की दुकान पे टाइम कहाँ से लाते हो भैया? पढ़ो लिखो काम करो, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप हिंदुस्तान के दुश्मन हो अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि बिल्कुल। एनिमी इज नॉकिंग एट अवर डोर। चाइना ट्रू। इज द बिगेस्ट एनिमी एंड द ड्रैगन ऑफ चाइना इज नॉकिंग ऑन अवर डोर। Sujata, करेक्ट। I will take your leave क्योंकि 4 o'clock I have जी to go बिल्कुल on a TV बिल्कुल channel. बिल्कुल But tomorrow बिल्कुल। we will talk on, tomorrow again we will talk. Tomorrow we will talk on a topic कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये दो ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें जिसने यूएसएसआर को खत्म किया था। चाइना ने पेरेस्ट्रोइका को तो अपनाया है लेकिन ग्लासनोस्ट नहीं हो, उसके लिए मुझे बहुत सारे हिंट्स मिली है। शी जिनपिंग की 100 जो उनकी एनिवर्सरी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें जो रीजनरेशन शब्द का उसने कम से कम 1 दर्जन बार उपयोग किया उससे। तो वी विल टॉक ऑन दैट टुमारो।